All right. Assalamu alaikum, everybody. Welcome, everybody, to the show Talks at Innovation Valley. I'm Zahid, and today we have a very special guest, Dr. Abid Hussain from Denmark, who is PhD. But most of his introduction he will give himself. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो मैं आबिद हुसैन साहब आपको वेलकम करता हूं आज के पॉडकास्ट में थैंक यू। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हमारे ज़्यादातर जो पॉडकास्ट हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग गोरे होते हैं या अगर वो इंडियंस भी हो तो उनको जो है वो हिंदी या उर्दू ज़्यादा अच्छी आती नहीं, अमेरिका में रहने की वजह से। लेकिन फॉर्चुनेटली आबिद हुसैन साहब जो हैं वो बहुत अच्छा उर्दू बोलते हैं और पाकिस्तान से ही हैं। तो इससे पहले आबिद हुसैन साहब कि हम आज के हमारा जो टॉपिक है कि वाई पाकिस्तान मस्ट एम्ब्रेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हम इस टॉपिक पे जाएं कि पाकिस्तान को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को क्यों वेलकम करना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। इससे पहले आबिद हुसैन साहब मैं ये चाहूंगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ पैदा हुए, डेनमार्क कब गए, आपकी स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन कहाँ से थी, हायर एजुकेशन आपने कहाँ से ली, डेनमार्क कैसे पहुंचे, फिर प्रोफेशनल सफर आपका कैसा रहा, पूरी स्टोरी हम आपकी जानना चाहेंगे। इसके बाद फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिद भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। और आपने कहा कि मुझे उर्दू आती है। उर्दू मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है। और अनफॉर्चुनेटली अगर अंदर मैंने स्विच किया इंग्लिश को तो ये बस बुरी आदतें आहिस्ता-आहिस्ता जाएँगी। अम, मेरा जर्नी जो है वो करंटली आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे हूँ। कोपेनहेगन बिज़नेस स्कूल में डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटाइज़ेशन से मेरा ताल्लुक है। मैं क्रिश्चियनिया यूनिवर्सिटी नॉर्वे में भी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरी जो डोमेन है वो डेटा साइंस है। मेरी जो रिसर्च है वो कंप्यूटेशनल सोशल साइंस और मोस्टली बिग सोशल डेटा एनालिटिक्स से उसका ताल्लुक है। जर्नी सिंपल सा है। बिल्कुल पाकिस्तान में मैं रहा हूँ गुजरांवाला में। जो ज़्यादातर मैंने टाइम गुजारा है अपना बचपन। और मेरी जो स्कूलिंग है वो बड़े बेसिक स्कूल से हुई है और उसके बाद कॉलेज भी गुजरांवाला में स्टार्ट किया था। और लेकिन जो मेरी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज़ जो मेरी हायर एजुकेशन है वो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। मेलबर्न में मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया, पोस्ट ग्रेड किया और उसके बाद मैंने एमएससी आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से की। फिर मैंने इंडस्ट्री में काम किया ऑस्ट्रेलिया में भी और उसके बाद इधर डेनमार्क में भी आके एज़ सिस्टम डेवलपर फिर सिस्टम आर्किटेक्ट डिज़ाइनर के तौर पे काम किया। लेकिन उस दौरान मुझे जब मैं अपना मास्टर थीसिस कर रहा था, आई वाज़ वर्किंग फुल टाइम और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और तब मैंने साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक और मास्टर्स किया जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही थी। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑनलाइन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। सो आई डिड माय मास्टर्स और मास्टर्स के दौरान जो मेरे मास्टर थीसिस सुपरवाइजर थे, ही इनवाइटेड मी टू डू सम रिसर्च विद हिम रिगार्डिंग चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ये एक यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट था और ही इनवाइटेड मी इनटू दैट। और उससे मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ रिसर्च में। हमने कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड किए जिसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि 21st सेंचुरी क्लासरूम जो कैसे आईसीटी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूटिलाइज करेगा। और उसमें फिर आई रियली लव्ड द वे रिसर्च वर्क्स। जिस तरह से हमें मौका मिलता है किसी भी चीज़ को उसकी लाइक उसको फंडामेंटल लेवल पे समझने का। सो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री में ठीक है, बहुत पैसा है, फन है, लेकिन रिसर्च इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर मी। तो फिर मैंने अप्लाई किया पीएचडी के लिए। सोशल डेटा एनालिटिक्स की पीएचडी थी आफ्टर वर्किंग 3 ईयर फॉर यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट। और और पीएचडी लकीली मुझे मिल गई। इट वाज़ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं यहाँ पे। आई थिंक अराउंड 400 लोग थे जिसमें से आई थिंक 4 पीपल दे सिलेक्टेड। सो ऐसा ही है, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव टू गेट अ पीएचडी क्योंकि स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छा होता है। तो एनीवेज़ तो वो पीएचडी मिल गई। फिर देन आई वर्क्ड 3 इयर्स, काफ़ी रिसर्च की, बिग सोशल डेटा पे काफ़ी रिसर्च की। हाउ वी उसमें मेरा काम ये था ज़्यादातर मेरी रिसर्च में आप ऑनलाइन इंटरैक्शंस जो करते हैं उसको देखते हुए हाउ कैन वी प्रिडिक्ट बिहेवियर के जो लोग इंटरनेट पे मुख्तलिफ चीज़ों को लाइक कर रहे हैं प्रॉबेबली और कमेंट दे रहे हैं, हम उससे किस तरह से उनके सेंटिमेंट, इंटेंशंस और इन चीज़ों को हम इवैल्यूएट कर सकें।
एनीवे सो उस पे काम किया, काफ़ी मज़ा आया काम करके, तो फिर आई अप्लाइड फॉर a position of assistant professor. My university जो कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, वन ऑफ द वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। अगर जिनको नहीं पता, इसकी रैंकिंग टॉप 17 इन द वर्ल्ड में आती है, कभी 20, like it has never been more than 25th top universities in the world, यानी कि it's high rank. We compete with Oxford, we compete with LSE and this kind of universities. इनका ये रूल था कि जो पीएचडी यहाँ से करता है उसको ये हायर नहीं करते, दे वांट देम टू गो आउट and then come back later. लेकिन मेरे लिए they changed the rule actually. So they hired me as they didn't want me to go. They hired me as assistant professor, and then after 3 years I became associate professor. So अभी all over the world almost I give lecture in domain of business intelligence, and industry में भी काम कर रहा हूँ अभी, and I do a lot of projects within domain of data analytics, big data and so on. So ये छोटा सा जर्नी है. So और अभी पाकिस्तान में I've been visiting a lot back in Pakistan, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी अटैच रहता हूँ. I feel life is all around universities. So इसलिए I hope I can talk a bit about this topic as well. So आबिद साहब, आपका जर्नी जो है वो यकीन कीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल चेंज किया, या एटलीस्ट आपको एक स्पेशल जी जी चीज़ आपके लिए स्पेशल अरेंज की गई कि वो जो हायर ही नहीं करते थे बंदा जिसने वहाँ से पीएचडी जी. की है। मैं करेक्ट करूँगा, गवर्नमेंट ने नहीं, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ने, उनका हाँ, ये बिल्कुल। था, डिपार्टमेंट पॉलिसी थी. लेकिन मैंने जब मैंने अपनी अपनी पीएचडी की थी, नॉर्मली एक पीएचडी करते हुए आप 2 से 3 आर्टिकल पब्लिश करते हो. हुँ, हुँ। I published more than 20 articles जो in my PhD. So of course it was they thought like I was an asset too. So they bend the rule a bit, जो कि बहुत कम होता है, especially Scandinavian environment में. So मैं यही कहने लगा था कि देखें, ये चीज़ असल में ये साबित कर रही है कि आप उनके लिए बड़ी अहम एक एसेट और रिसोर्स साबित हुए ना, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हमें इनको जाने नहीं देना चाहिए। तो मुझे जी ये चीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत मुतासिर किया। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, आप ये देखें कि हमारा हमारा मुल्क या हमारे जैसे जो और मुल्क हैं, वहाँ के जो पीएचडीज़ हैं, वो पीएचडी करते हैं तो सीधा जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता। Exactly. लेकिन आपके केस में, या मेरा ख़्याल है बाहर के ममालिक में, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं या और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर शायद ये रूल मुख्तलिफ है कि आप पढ़ाने से पहले इतना आपका तजुर्बा इंडस्ट्री में या रेलेवेंट उसमें होना चाहिए वगैरह-वगैरह। इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें? जी ज़रूर. बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर डिग्री, वो भी इवन एटलीस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्री में ऐसा है कि आप बैचलर करके ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो मार्केट में चले जाते हैं. और नॉर्मली 98% स्टूडेंट्स इन सम प्रोग्राम्स, 95% स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं जब अभी उनकी बैचलर डिग्री खत्म नहीं होती. सो द मोमेंट दे फिनिश बैचलर, उनको कंपनी में काम काम मिल जाता है. लेकिन जब वो कुछ देर इंडस्ट्री में काम करते हैं, देन दे रियलाइज के ओके आई वांट टू, अपना जो टॉपिक उनको जो अच्छा लगता है, उस टॉपिक को फर्दर डिटेल में जाने के लिए देन दे चूज मास्टर डिग्री. और फिर जब वो मास्टर डिग्री करते हैं, और यही सेम अप्रोच पीएचडी के लिए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो समझ लें कि जब पीएचडी कर रहे होते हैं यहाँ पे, मैंने जो 40 साल के बाद कर रहे होते हैं अपनी एज के, और कुछ लोग वेरी अबव 50 अपने टॉपिक को जिससे लगता है, उनको लगता है कि उन्हें मोहब्बत है इस टॉपिक से, देन दे चूज दैट टॉपिक, दे वांट टू गो डीपर इनटू द टॉपिक, और फिर वो उसमें रिसर्च करते हैं. ये बहुत कॉमन है. और नॉर्मली डिग्री जॉब के लिए नहीं की जा रही होती यहाँ पे. डिग्री आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट और कोर इंटरेस्ट बेसिकली होता है. ये बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन वेरी डेवलप्ड कंट्री की एजुकेशन और हमारे वहाँ वहाँ पे जो एजुकेशन है, फॉर सम स्टूडेंट्स, नॉट फॉर ऑल ऑफ कोर्स. हमारे बहुत से लोग बड़े पैशन से पढ़ते हैं. राइट। तो आबिद साहब, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो जी जी टॉपिक है वो आपको पता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम भी है। ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जहाँ पर आप देखिए कि आए रोज़ हमारे इदारों की तरफ से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। पिछले जी दिनों विकिपीडिया पे भी जो है एक्सेस बंद कर दी गई थी इसकी। तो अब मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि
इस वक्त पाकिस्तान में, बल्कि इससे भी पहले ये देखें, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो थोड़ा सा ये बताइए कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से क्या मुराद है, और पाकिस्तान में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की मौजूदा क्या सूरत हाल है, और आप हमारा जो मुल्क है इसको बाकी जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ कंपैरिजन में कैसे देखते हैं? ज़रूर, थैंक यू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने पहले कहा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे। टाइम को शॉर्ट देखते हुए कुछ टॉपिक को मैं कट शॉर्ट करूँगा, लेकिन इमर्ज एक टेक्नोलॉजी कर रही है या नहीं कर रही है, इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स अपने मास्टर थीसिस इस चीज़ पे करते हैं कि वो आपने गार्टनर हाइप साइकिल एक 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 पैमाना है देखने का कि जिसमें मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ अ, लेट्स से आईबीएम अपनी रिसर्च कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी रिसर्च कर रही है, और वो सब क्लेम करते हैं मुख्तलिफ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का दैट आर रियली टेकिंग ऑफ इन द इंडस्ट्री, इन द रिसर्च। सो एक टेक्नोलॉजी जब इमर्ज करती है, उसके डिफरेंट ड्राइवर होते हैं। एक ड्राइवर, सम टाइम टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है क्योंकि सम रिसर्चर जो किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करते-करते दे हैव जस्ट कम अप विद समथिंग वेरी न्यू व्हिच कैन बेनिफिट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू करती है और फिर जो हमारे जो अदर बॉडीज़ ऑफ नॉलेज हैं, जिसमें आपका इंडस्ट्री एक है, आपकी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइज़ेशंस दूसरी हैं, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में वो टेक्नोलॉजी का मेंशन होने लग पड़ती है। जब एक टेक्नोलॉजी को डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स अडॉप्ट करने लगें, उसको मेंशन करने लगें, और यूनिवर्सिटीज़ उस पे अपने कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस कराने लगे, सो वी कैन से दिस टेक्नोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड इन द मार्केट। सो कोई एक पैमाना नहीं है, इसके डिफरेंट वेज़ होते हैं मेजर करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम मेरे कुछ स्टूडेंट वो ये देखते रहे हैं कि अगर किसी टेक्नोलॉजी का ज़िक्र सोशल मीडिया पे पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स के साथ आने लगा है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो इज़ बीइंग अडॉप्टेड, और ये इस टेक्नोलॉजी को एप्रिशिएट किया जा रहा है और इसको अडॉप्ट किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है टेक्नोलॉजीज़ कौन-सी इमर्ज कर रही हैं, अ इमर्ज कर रही हैं ग्लोबली और इमर्ज कर रही हैं पाकिस्तान में। हम बेसिकली ऑन द फिंगर टिप्स हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ दोज़ जिसमें देयर इज़ लॉट ऑफ हाइप अबाउट इट। काफ़ी अरसे से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़िक्र करते आए हैं, लेकिन अब हमारे सामने उसकी एप्लीकेशंस आने लगी हैं। फॉर मी, जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, मेरे लिए ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और एडवांस स्टैटिस्टिक्स को लेते हुए मशीन लर्निंग, उसके अलावा दैट मीन्स के मशीन लर्निंग का यूज़ आपके डेली डिसीजन मेकिंग में, जो बिज़नेस में आपके प्रोसेसेस हैं, उसके रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की जो डिसीजन मेकिंग है, बेसिक डे टू डे डिसीजन मेकिंग, अगर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की मदद से होने लगे, दैट मीन्स ये टेक्नोलॉजी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। ब्लॉकचेन इज़ अनदर वन, उसका ज़िक्र काफ़ी हद तक अभी भी हाइप में है, वो इसको अडॉप्टेड किस हद तक किया गया है, किया नहीं किया गया, इट्स अनदर डिबेट। और आई वुड से कि रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है कि हमें पाकिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ का, जो सस्टेनेबिलिटी का, जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, वो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। और आई वुड से इसके अलावा जो जो अभी भी जो डेटा एनालिटिक्स, वो स्टिल इमर्जिंग और मैच्योरिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो अगर आप कहें कि पाकिस्तान में क्या इमर्ज कर रहा है और ग्लोबली, सो मैं ये कहूँगा कि अब ये ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक चीज़ ग्लोबली कहीं पे इमर्ज कर रही है, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान में कोई और टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही हो, या हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट रीजन में। इस हद तक कनेक्टेड है दुनिया अब के यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट अडॉप्ट थिंग्स जो कि ग्लोबल लेवल पे इमर्ज कर रही हैं। सो आई वुड से कि ये टेक्नोलॉजीज जो हैं जिनको मैंने मेंशन किया, स्पेशली एआई, ब्लॉकचेन एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, जिसको मैं आईओटी डिवाइसेस जैसे हैं, वो भी मैं ज़्यादातर इसको लिंक करता हूँ सस्टेनेबिलिटी से, बिकॉज़ उनका प्राइमरी रोल तो ये है कि यू कैन सेव एनर्जी एंड सो ऑन। So these are just to name a few of many that are emerging in the world. हम बड़े अजीब से टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे जो हाइप साइकिल टेक्नोलॉजी का बहुत छोटा है, लाइक बेसिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम डेटा एनालिटिक्स की अगर बात करें, बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें, तो 1990s से लेकर 2020 तक
टाइम लगा है बिजनेस इंटेलिजेंस की डोमेन को मैच्योर होने का, जबकि जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं वो पिछले 4-5 साल के अंदर इस कदर मैच्योर हुई हैं कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। सो वी आर लिविंग इन अ फास्ट फॉरवर्ड मोड इस वक्त दुनिया का चल रहा है बड़ा, जो मैं कहूँगा। राइट। तो लेकिन आपने बात तो की कि हम ये नहीं कह सकते कि हम कि के यूरोप में या अमेरिका के अंदर या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में तो टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं करी। वाकई दुनिया जो है हाइपर कनेक्टेड है, लेकिन आप नहीं समझते कि देखिए कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो है उसको चलने के लिए और उससे फायदा उठाने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी तो मुल्क में चाहिए ना। अदरवाइज तो मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट की स्पीड की बात करें, आप कनेक्टिविटी या इंटरनेट पे एक्सेस की बात करें, तो अगर स्पीड और एक्सेस के इश्यूज हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं या पॉलिसी साइड पे एक्सेस और ब्लॉक का इशू है, तो आप समझते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा सकता है? वैसे ये सवाल आगे भी आएगा, लेकिन जी, जी। मुझे सिर्फ क्विक इस पे आंसर अभी चाहिए, अभी हम डिटेल में तो आगे जाके जाएंगे। मैं इसको ऐसे कहूँगा ज़ाहिद भाई कि किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना अभी चॉइस नहीं रह गई है, इट्स एन ऑब्लिगेशन। और अगर इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे तो देयर इज़ अ कॉस्ट दैट वी नीड टू पे। देखें, फॉर मी अब जो ग्लोबल नेटवर्क है, जो इकोसिस्टम है, इट वर्क्स लाइक अ फैब्रिक। फॉर एग्जांपल एक सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो हैं, हम चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर से पैसा कमाएँ, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें। जस्ट लाइक इंडिया में इट्स सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, लॉट ऑफ मनी इंडिया में जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आ रही है। They've almost taken over the world in this particular domain, um, which is software, or many domains of software, data analytics and AI and all those। उसको मैं एक अम्ब्रेला के नीचे मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि दे कैन एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो कैसे हो सकता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस टेक्नोलॉजी से ट्रेन ना करें? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विल डिमांड these kind of technologies well merged into the softwares। ठीक। सो जो दूसरी आपने बात की है कि चैलेंजेस तो बहुत से हैं पाकिस्तान में, स्पेशली अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हमें एक सिंपल जैसे इंटरनेट की स्पीड ही नहीं मिलेगी, इस तरह की, और स्टेबल इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, आईओटी डिवाइसेस का तो कोई कॉन्सेप्ट हम चल ही नहीं पाएगा। आईओटी डिवाइसेस आर द डिवाइसेस जो कि हर वक्त कनेक्टेड हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेटा कलेक्ट ही नहीं करेंगी प्रॉपर, जिसकी मदद से आप डिसीजन मेकिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हो, तो जो आप अगर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी रहे मशीन लर्निंग, तो उसको आपके आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री में आके काम उनको कहाँ से मिलेगा? सो इट्स ऑल कनेक्टेड। और चैलेंजेस की बात तो आई कैन स्पीक आवर्स अबाउट दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट मैनी गुड न्यूज़ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसी मेकिंग की साइड से देखें। सो इस पे अगर डिटेल में बात करनी है तो वी विल हाँ, लेटर। मैं अब क्वेश्चन पे आने लगा हूँ क्योंकि ये आपका आंसर वहां भी ओवरलैप करेगा और मुझे लगता है आप यहीं से इसको कैरी ऑन करेंगे। क्वेश्चन ये है प्लीज। कि भले जो भी मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप जरा इस पे बताइए कि पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्यों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को खास तौर पे वेलकम भी करना चाहिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए? इस पे कुछ आप बेनिफिट्स बताएं, और चूंकि आप हमारी कौमी ज़ुबान में बता रहे हैं तो शायद ये लोग सुनेंगे तो कोई गवर्नमेंट के लोग भी सुनेंगे तो उनके भी ज़हन में ये बात आएगी कि हाँ यार, ये काबिल गौर बात है और हमें इस पे अमल करना चाहिए, वरना हमारा ही नुकसान होगा। जी, शुक्रिया इस क्वेश्चन का। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जब बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, एक जो जो फीचर है या कह सकते हैं कि की बेनिफिट है इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सम ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज का, वो यही तो है कि दे कट कॉस्ट फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इमर्सिव टेक्नोलॉजीज की। आई वाज हैविंग बेसिकली मेरी एक मीटिंग थी, एक हमारे प्रोफेसर हैं आईटी यूनिवर्सिटी लाहौर के, एक्चुअली सरफराज नाम है उनका, और उनका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि आइडिया केम फ्रॉम हिम। वो कह रहे थे कि हमारी जो पाकिस्तान में जो प्रैक्टिकल किया जाता है, मैं बहुत बेसिक सी सादा सी एग्जांपल यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे। प्रैक्टिकल लाइक जो लेबोरेटरीज हैं स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में, राइट, वो ना होने के बराबर हैं। और उनको और एक प्रॉपर
लेबोरेटरी कायम करना, उसको मेंटेन करना, उसका इक्विपमेंट मेंटेन करना एक बहुत एक्सपेंसिव जो है वो चीज़ है। और आई डोंट थिंक कि अगले 20 साल में भी हम ये रियलिस्टिक है कि हम लेबोरेटरीज़ वर्किंग लेबोरेटरीज़ कायम कर सकें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में। अगर हम सिंपल अडॉप्ट करें और इसको फ़रोग़ दें जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप वर्चुअल लेबोरेटरीज़ बना सकते हो यूजिंग जो जो टेक्नो और उसपे ऑलरेडी काम भी हो रहा है पाकिस्तान में। जिसकी मदद से आपकी कॉस्ट आप सिंपल आपको ये करना होगा प्रोबेबली कपल ऑफ वीआर डिवाइसेज़ आपको हर स्कूल में रखनी होंगी, जिनकी प्रोबेबली कॉस्ट 2 लाख रुपया होगी और उसकी मदद से जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वर्चुअल लेबोरेटरीज़ के लिए आप वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स कर सकोगे, एक चीज़। हमें दूसरी चीज़ हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का हमें मसला है। हमारा रिसेंट फ्लड कितना खतरनाक था जो पाकिस्तान में आया है और फ्यूचर इज़ नॉट वेरी ब्राइट अबाउट जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आई मीन एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं। उसको देखा जाए अगर तो पाकिस्तान जहाँ पे हर वक़्त हमारा ज़्यादातर सूरज यहाँ पे रहता है, स्कैंडिनेविया में तो आपको सूरज कम महीने देखने को मिलता है और फिर भी अगर मैं यहाँ बाहर कैमरा सिर्फ दिखा सकूँ, तो आपको कहीं न कहीं आपकी आई साइट के अंदर आपको नज़र आ जाएगा एक विंड मिल चलती हुई, जो फैन जो बिजली जनरेट कर रहे हैं, हर तरफ लगाए हुए हैं उन्होंने। हमारे पाकिस्तान में उनको जो रिन्यूएबल एनर्जी है थ्रू विंड मिल्स फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट उनको हर सूरत इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़, जब हमारे पास रिसोर्सेज़ कम हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एट एनी लेवल। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो जो भी या पॉलिसी मेकर्स जो डिसीजन मेकिंग करते हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर वो और अगर वो डेटा ड्रिवन बेस्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे तो दे विल बी लेस रिलेटिवली लेस चांस ऑफ मेकिंग एरर्स इन योर डिसीजंस। सो बहुत ही लो हैंगिंग फूड है ये जो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक्सपेंसिव नहीं है, इनको अडॉप्ट करना, इनको आप ये हमारी बहुत सी कॉस्ट बचा सकती हैं। बड़ी सिंपल एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको एक तो दी है। आई थिंक इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ से तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली मेडिकल फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हॉस्पिटल्स को विज़िट करके देखा है, वी लैक रिसोर्सेज़ हमारे पास और बहुत से जो हमारे ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमें जो इक्विपमेंट है, ऑपरेट करने के लिए हमें डॉक्टर नहीं मिलता यहाँ पे क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है। मेबी लेस ट्रेन्ड डॉक्टर्स को यूज़ किया जा सकता है यूजिंग वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी जिसमें मेडिकल साइंस हैज़ रियली प्रोग्रेस्ड। ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल टीम्स कोलैबोरेट करती हैं, पीपल आर स्टैंडिंग इन देयर ओन कंट्रीज़ और वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू दीज़ इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़। सो आई वुड से वी हमें ज़्यादा ज़रूरत है इनको अडॉप्ट करने की, गिवन द सिचुएशन दैट वी आर इन। राइट। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्फ़िक करता हूँ आबिद साहब। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि हमारा पाकिस्तान में एक हमारे कौमी इदारों का ये रवैया है कि एक तो हम खुद से कुछ चीज़ बनाते नहीं हैं, इन्वेंट नहीं करते, जब से हम ज़वाल में हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, ऊपर से हमारा जुर्म ये है कि जो चीज़, जो टूल अवेलेबल है, उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। उसके बारे में भी ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी ये अगर मिसाल मैं देता हूँ चैट जीपीटी आजकल बड़ा इसके चर्चे हैं। तो आप ये देखिए कि उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं कि जी चैट जीपीटी से प्लेजरिज्म बढ़ेगा, चैट जीपीटी से जो सीखने का पूरा प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हालाँकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो लोग राय देने वाले हैं इसके अंदर, उनको एक मतलब उनमें से अक्सर लोग वो होते हैं कि जो इसमें राय देने के अहल नहीं हैं, उनको टेक्नोलॉजी का या इकोसिस्टम का एबीसी का भी पता नहीं होता। तो इस चीज़ के पेश नज़र मतलब आप ये जो इस तरह के टूल्स आते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारी इदारों का, गवर्नमेंट का और जो पढ़ा-लिखा तबका है, उसका क्या रवैया होना चाहिए कि क्या वाक़ई इससे लर्निंग प्रोसेस डिस्टर्ब होगा या इसके वाइस वर्सा बात है? बड़ा ही टाइमली क्वेश्चन है ज़ाहिद भाई। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही करना होता है। दिस इज़ द ओनली चॉइस वी हैव। उसमें चैट जीपीटी की जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चैट जीपीटी इस वक़्त ऑफ़ कोर्स पूरी दुनिया में पिछले 2 to 3 मंथ्स से इसकी इमर्जेंस हुई है और एवरीवेयर अगेन
चैट जीपीटी यहाँ भी, और हत्ता कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है। बेसिकली ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग एआई बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है। और लेकिन ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इसको जब जब इसको एकदम से एक इंटरफेस इसका ऐसा डिज़ाइन किया जिससे सबको एक्सेस मिली, तो सबको इसकी इम्प्लीकेशंस भी पता लगी और इसके बेनिफिट्स भी पता लगे। चैट जीपीटी इज़ अ वंडरफुल टूल। इट्स और बिल्कुल ये अप्रोच ना ही चैट जीपीटी के लिए, ना ही किसी और टेक्नोलॉजी के होनी चाहिए कि उसको ब्लॉक किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कंपेयर करूँ यहाँ पे स्कैंडिनेविया में चैट जीपीटी आई, हमारी यूनिवर्सिटी या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से मैं एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ के यहाँ के थिंक टैंक हम सब ने मिलके इस पे डिस्कशन की और एक कंसेंसस है इस पे कि वी आर हैप्पी दैट इट्स देयर और हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, बल्कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी एजुकेशन में। चैट जीपीटी से क्या है कि ऑफ कोर्स इट गिव्स यू आंसर्स आपके बहुत से क्वेश्चंस का, लेकिन इट कुड बी फ्यूचर में लर्निंग की थोड़ी-सी शेप बदल जाएगी। इट कुड बी के फ्यूचर इस बारे में नहीं है कि आप फंडामेंटल नॉलेज को बहुत डिटेल में पढ़ाओ। आई मीन फ्यूचर एजुकेशन हो सकता है ऐसी हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सम इनकम्प्लीट नॉलेज दिया जाए या रिसर्चर्स को या जो भी तालिब इल्म है उनको, और इनकम्प्लीट नॉलेज को उनकी जॉब हो टू कंप्लीट और टू फर्दर एनहांस। और ये और इंडस्ट्री भी जो है वो चैट जीपीटी को बड़ा वेलकम कर रही है। इट्स लाइक कि आपको आपको हम कह सकते हैं बॉयलर प्लेट मिल गई, जिस पे आप फर्दर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की कंक्रीट बात करें, हाँ, हमें क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने ये किया, कपल ऑफ कोर्सेज़ जो मैं पढ़ा रहा था यहाँ पे, जिसमें मैं स्टूडेंट्स से ज़्यादातर क्या था कि उनको रिपोर्ट राइटिंग के लिए कहता था। आई बिलीव अगर अब एक रिपोर्ट राइट करनी है तो चैट जीपीटी कैन डू अ वंडरफुल जॉब। चैट जीपीटी को आपने बस कहना है इस टॉपिक पे रिपोर्ट लिख दो, तो चैट जीपीटी रिपोर्ट लिख देगी। लेकिन हमने फिर क्या किया, हमने कहा कि लेट्स इवैल्यूएट स्टूडेंट डिफरेंटली। मे बी हम स्टूडेंट्स को 2 डिफरेंट टॉपिक्स दें और कहें कि इनको कंपेयर करें, या 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑलरेडी बनी दें और कहें कि गिव योर रिफ्लेक्शन अबाउट दिस रिपोर्ट। मे बी वी गो बैक टुवर्ड्स स्टूडेंट को असेस करना इन मोर ओरल एग्जाम्स, यू नो। स्कैंडिनेविया एटलीस्ट डेनमार्क और नॉर्वे में बड़ा कल्चर है ये कि स्टूडेंट्स को इवन नॉर्मल सब्जेक्ट पे भी 15 टू 20 मिनट ईच स्टूडेंट को हम और जो सामने बैठ के वर्बली उनका एग्जाम लिया जाता है, ताकि देखा जाता है कि स्टूडेंट की ग्रिप कितनी है किसी टॉपिक पे। सो मे बी मोर इस तरह के एग्जाम्स लाए जाएंगे। अदरवाइज चैट जीपीटी को बड़ा हाईली अडॉप्ट करना चाहिए और इसको स्पेशली जो हमारे स्कूल्स हैं, ऑलरेडी जो यंग बच्चे हैं, उनको इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चैट जीपीटी बेसिक नॉलेज को रिप्लेस कर दे। मैं आपको बताऊँ, कैलकुलेटर आए हैं तो क्या हमने कैलकुलेशंस करना भूल गए हैं क्या हम? राइट? सो या अगर मैंने बल्कि एक प्रोफ़ेसर से यहाँ बात कर रहा था, एक मेरा कोलीग है, तो उसने कहा कि चैट जीपीटी पे जैसे कुछ सबकॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ इवन शोर मचा रहे हैं, प्रोबेबली ये बिल्कुल ऐसे ही है जब पहली दफ़ा कोई ऑटोमेटेड चीज़ जो फार्म्स हैं, खेतों को खेती-बाड़ी के लिए भी बनी होगी, तो किसानों ने यही कहा होगा तो कि ये तो हमारी जॉब को रिप्लेस कर देगी। तो ऐसा नहीं होता। अ, सो हमारी ओवरऑल अप्रोच जो है ज़ाहिद भाई, मैंने मल्टीपल टाइम आपसे सुना आज के, जो बैन कर देती है गवर्नमेंट या कोई भी अदारे हैं किसी टेक्नोलॉजी को, ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। इट्स नॉट ओनली स्टूपिड, इस आज के दौर में तो इट्स अनबिलीवेबल, यू नो। हम कभी भी नहीं इस चीज़ को तो अ, इट्स नॉट अ चॉइस, यू नो। इट शुड नॉट बी इवन अ कार्ड ऑन आपके आपकी पॉसिबिलिटीज़ में से एक ऑप्शन ये होनी भी नहीं चाहिए कि आप किसी टेक्नोलॉजी को बैन करो। हाँ, उसके इर्द-गिर्द लेजिस्लेशन की ज़रूरत ज़रूर है। प्रॉपर लेजिस्लेशन, और उसमें रिएक्ट करें, फास्ट रिएक्ट करें। आप बिलीव करें, यहाँ पे जो पहली दफ़ा जब इसका ज़िक्र सुना गया चैट जीपीटी का कि स्टूडेंट्स कैन यूज़ इट फॉर बिल्डिंग रिपोर्ट्स, I think within 15 to 20 days, we already have held like around 2 to 3 meetings about it. Already government policy आ गई, यूनिवर्सिटी पॉलिसी आ गई, मिनिस्ट्रीज लेवल पे डिस्कशन करने लग पड़ी कि ओके कि किस तरह से हमने इस टेक्नोलॉजी को बेनिफिट के लिए यूज करना है और स्टूडेंट हार्म ना करें, तो किस तरह से एग्जाम पॉलिसीज चेंज करनी है। वेरी नाइस, बहुत ही इंसाइटफुल आपने इन्फॉर्मेशन दी है और मैं बीच में ये सोच रहा था कि ये जो आंसर्स आप दे रहे हैं ना,
आप यकीन करें कि मैं बहुत दिन तक इनके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, जितने आप क्लूज़ दे रहे हैं। एनीहाउ मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जैसा भी कनेक्टिविटी है, जैसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिकली वेलकम करना चाहिए, उसे भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और कौन-कौन सी इंडस्ट्री में उसे मुमकिना तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके क्या फ़ायदे होंगे? शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जाहिद भाई। टेक्नोलॉजीज़, हर टेक्नोलॉजीज़ की अपनी एसोसिएटेड एप्लीकेशंस हैं और उसका बेनिफिट है अपनी डोमेन में। मैं पाकिस्तान की करंट सूरत-ए-हाल को देखते हुए मैं कहूँगा कि लो हैंगिंग फ्रूट क्या है, जिसको हम आसानी से अडॉप्ट कर सकें। मैं एक तो ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ये लो हैंगिंग फ्रूट है और ये रेवोल्यूशनलाइज़ कर सकता है हमारे एजुकेशन सेक्टर को। और हमारी जो रिसोर्सेज़ जो लैक करती हैं, उनकी किसी हद तक ये रिकवर कर सकता है, जो 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 वर्चुअल मेटावर्स जो है बेसिकली। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री जो रेमिटेंस है, यानी कि पाकिस्तान रिलाइज़ अ लॉट ऑन जो पैसे बाहर से भेजते हैं लोग उस पे। और अभी भी कोई, मैं कहता हूँ 130 डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स चल रहे हैं, लोगों को पैसा कलेक्ट करने में जितना मसला आता है और सारा। हमें ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना चाहिए बहुत स्ट्रांगली और प्रोबेबली गवर्नमेंट लेवल पे इसमें कुछ पॉलिसी मेकिंग की जाए तो ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे बैंक्स के बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट रेमिटेंस को प्रमोट करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए और ईज़ ऑफ यूज़ और इवन इसमें फाइनेंशियली जो एफिशिएंट होने के लिए जो ट्रांज़ैक्शन है वो ब्लॉकचेन बेस्ड की जाए। और थर्ड जो मैं कहूँगा कि जो कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है पूरी फुली अडॉप्ट करना मशीन लर्निंग डिसीजन मेकिंग के लिए एआई को, लेकिन उसमें इट्स उसमें आपको डेटा फंडामेंटल डेटा जो चाहिए वो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन अभी उसको कलेक्ट ही नहीं कर पा रही है ओवरऑल। ऑफ कोर्स जो मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा ज़्यादातर एसएमईज़ हैं हमारे मुल्क में। तो जो चौथी चीज़ है जिसको हमारे पास कोई गुज़ारा ही नहीं है, हमें अपनी सर्वाइवल के लिए उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो ऑफ कोर्स जो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसका ताल्लुक हमारे जो सस्टेनेबिलिटी से है, हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट से है। अ, आपको पता है कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्री 4.0 जिसको बोलते हैं, हमारे जो जर्मन में जैसे काफ़ी इस पे काम हो रहा है। 4.0 इंडस्ट्री जस्ट क्विकली मैं बता दूँगा कि ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जब इंडस्ट्री डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करती है, तो फिर कहते हैं कि अगर किसी कंट्री की ऑर्गेनाइज़ेशन एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं, तो वो एक स्केल को मैप कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4.0 में एक इंडस्ट्री जो आपके अराउंड है, वो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स इसको अडॉप्ट कर रही हैं या कर चुकी हैं, तो वी कैन से कि वी आर एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्री 4.0। पाकिस्तान इसमें आई नो सम यूनिवर्सिटीज़ बहुत कोशिश कर रही हैं, दे आर ब्रिंगिंग कोर्सेज़, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस whole new emergence of industry 4.0 and set of technology that it takes to be there, you know। लेकिन आई सी इट, जो मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी बहुत टाइम लगेगा हमें वहां तक आने में, क्योंकि उसके लिए जो आप खुद पॉइंट करते हो, इकोसिस्टम को हेल्प करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अब क्लाउड स्पेस जो डेटा को लेके जाना, डेटा टू कीप डेटा ऑन द क्लाउड, एक कितना बड़ी बेसिक सी चीज़ है, अब तो हर तरफ ये है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है, डेनिश गवर्नमेंट, उसने इंसेंटिव दिया अपनी कंपनीज़ को, जो इनकी स्पेशली स्मॉल कंपनीज़ हैं, कि अगर आप अपना डेटा, अपना जो आपका जो इन हाउस डेटा है, इसको क्लाउड पे मूव करें, तो आपकी जितनी कॉस्ट आएगी उसमें, वो गवर्नमेंट आपको बस रिइम्बर्स कर देगी, वो आपको दे देगी। अब उससे क्या फ़ायदा होगा? जो ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड डेटा होगा और आपको सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से फ़ायदा होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी और बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक बड़ी सिंपल एग्ज़ाम्पल अगेन मैं ये इसलिए दी है कि छोटे-छोटे इंसेंटिव जब स्मॉल और मीडियम बिज़नेस को दिए जाते हैं, तो वो एम्पावर हो जाते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी जो अडॉप्शन के जंप्स लेने के लिए, वरना तो नहीं कर पाते खुद। जो दूसरी एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि कल्चर जो यहाँ पे है, इतनी रिच गवर्नमेंट्स हैं स्कैंडिनेविया की, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर अगर आप जाएँ तो उनको फंडिंग वहाँ की लोकल इंडस्ट्री देती है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है इतना ज़्यादा, एटलीस्ट अभी शुरू हुआ है कुछ हद तक मैंने नोटिस किया है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं,
उनको फंडिंग मिलनी चाहिए और लोकल इंडस्ट्री को उनको सपोर्ट करना चाहिए ऑन टॉप ऑफ द गवर्नमेंट। तो ताकि लेकिन फिर यूनिवर्सिटीज़ का भी काम बनता है कि दे एक्चुअली डू प्रॉपर रिसर्च, दे पे बैक टू द इंडस्ट्री बाय ब्रिंगिंग न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज। तो बस इट्स एन इकोसिस्टम जो all this is connected, but hopeful के things are going towards right direction, but very very slow. आपकी सजेशंस बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत बड़ा चैलेंज है कनेक्टिविटी और एक्सेस का और रिसोर्सेज का। Mhm. तो आप क्या समझते हैं कि इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है ताकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा सके? जाहिद भाई, मैंने अपनी बिल्कुल अभी लास्ट बात करते हुए यही कहा कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पावरफुल बॉडी होती है किसी भी कंट्री में, वो आपकी गवर्नमेंट होती है। सो आई होप और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये टेम्पररी है। और जो भी गवर्नमेंट हो उसको सबसे पहले वी रियली रियली नीड टू वर्क ऑन ब्रिंगिंग पॉलिसीज और इनको इम्प्लीमेंट करना। पॉलिसीज ऐसी जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनमें एक एम हो कि हम फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, जो कि फैसिलिटेट कर सके इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज को टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजीज, और जिसमें फिर अल्टीमेटली जिसका फायदा कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को ही होगा। आई डोंट थिंक कि हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकते हैं विदाउट कैपिटलाइजिंग ऑन दिस टेक्नोलॉजीज दैट आर देयर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी कैपेसिटी में, लेकिन आप बिलीव कीजिए मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की हैं, इवन वेरी वेरी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनको कहा जाता है, उनके पास भी रिसोर्सेज़ नहीं है। जो जो लोग इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं उनके पास वीआरस अवेलेबल नहीं है। और जो काम करना चाह रहे हैं रोबोटिक्स ऑटोमेशन पे कैसे काम करेंगे, जबकि एक रोबोट जिसकी कास्ट अब अगर आप बेसिक रोबोट आर्म है, एक जो ऑटोमेशन का रोबोट है, उसकी प्राइस 40-50 लाख है। और उसका वो कम से कम अगर एक यूनिवर्सिटी में एक नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ के बच्चे कैसे उस पे कैसे सीख पाएंगे, उसको हम कैसे ट्रेन कैसे करेंगे लोगों को। सेनबोट रोबोट है, उसकी कास्ट अराउंड अराउंड सेम है, अराउंड आई वुड से 70 लाख उसकी कास्ट है। और एक लेकिन ये महँगे हैं। मैं इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा-सा प्रमोट ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि एक जो वीआर है, अच्छा वीआर 1 लाख रुपए का आ जाता है। तो इसलिए हमें फिर देखना है कि हमारे करंट गिवन जो वसाइल हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अ, तो पॉलिसी मेकर्स नीड टू रियली सपोर्ट अस। नीड एंड व्हेन आई से अस दैट मीन्स स्मॉल बिज़नेस, मीडियम बिज़नेसेस एंड जो प्राइमरी आउटलेट है लर्निंग की, यूनिवर्सिटीज़। राइट। तो ये बताइए आबिद साहब कि टेक्नोलॉजी में बड़ी बात की जाती है कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में ऐसा कौन-सा जादू है कि पाकिस्तान के जो बड़े बुनियादी और बड़े स्केल पे मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे, उनको एजुकेशन तक रसाई नहीं है, हेल्थ केयर के मसले हैं, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा कौन-सा जादू है टेक्नोलॉजी में कि ये मसले टेक्नोलॉजी से हल किए जा सकते हैं? थोड़ा इसको एग्ज़ेम्प्लिफाई करके बताइए। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक टूल है ना, जो हमारी जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको मोर एफिशिएंट परफॉर्म कर पाना, टेक्नोलॉजी तो ये है ना बेसिकली। और जैसे मैंने आई थिंक मैंने ऑलरेडी काफ़ी एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंट की हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे अगर डिसीजन मेकिंग है, अगर आप प्रॉपर डिसाइड कर पाएँगे गिवन टूल्स, अगर आपका डिसीजन मेकिंग के टूल्स आपके पास नहीं है, तो आप प्रॉपर बिज़नेस डिसीजन कैसे लेंगे? दैट मीन्स यू विल गो रॉन्ग, यू विल वेस्ट मनी। अगर आपके पास, जैसे मैंने लैब का एग्ज़ाम्पल की, लैब नहीं है और हमारे पास एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जो लैब होने के लैब नहीं भी तो आप उसको लैब्स को सिमुलेट कर सकते हो, तो उसको अडॉप्ट क्यों ना किया जाए? बच्चों की आपने बात की, मैं इस टेक्नोलॉजी पे तो बात होती रहेगी। अम, मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का एक बिगेस्ट बिगेस्ट इश्यू जो है, अभी लास्ट 5 मिनट हमारे डिस्कशन के रह गए हैं, तो मैं क्विकली ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हमारा अंडर यूटिलाइज़ेशन ऑफ आवर यूथ है। हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं पाकिस्तान की पावर यूथ है, यहाँ इतने यंग रहते हैं। आपको अम,
एक रिपोर्ट है जिसका नाम है 25 मिलियन ब्रोकन प्रॉमिसेस, और इस रिपोर्ट को प्लीज आई रिकमेंड के जरूर पढ़ें। मैं एक ग्राफ आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट इन अ सेकंड हियर। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ हियर, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान में कितने परसेंट बच्चे, और ये 2012-2013 से ये ग्राफ है, और 2012-2013 लगता तो ये है कि इतने पुराने नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। 2012 और 13 के वो बच्चे जो इस वक्त जो स्कूल में होते, तो आज यानी कि इसको अराउंड 10 इयर्स गुजर गए हैं, तो दे वुड हैव ऑलरेडी बीन इनटू देयर एजुकेशन 10 इयर्स, राइट? सो ये इस रिपोर्ट के मुताबिक 57.1% जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो ओवरऑल बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, 25 मिलियन बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बेसिक एजुकेशन से महरूम पाकिस्तान में थे इन 2012-2013। 25 मिलियन। डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन 5.5 मिलियन है और यहाँ 100% एजुकेशन है, राइट? और उस 5.5 मिलियन से आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किस तरह से दुनिया में जाने जाते हैं, बिकॉज दे डू ब्रिलियंट विद देयर रिसोर्सेज, विद देयर ह्यूमन रिसोर्स दैट दे हैव। और इसको तो देखें, एंड लुक एट दिस ग्राफ हियर। ये ग्राफ ये बता रहा है कि जो बच्चे इवन जाते भी हैं स्कूलों में, वो बाद में ड्रॉप आउट जो है वो कितने परसेंट कर जाते हैं। 29% जो बच्चियां हैं हमारे अकॉर्डिंग टू दिस 2012 एंड 2013 नंबर्स, 29% बच्चियां वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं जस्ट टू हेल्प विद वर्क एट होम। और हमारे 51% जो ड्रॉप आउट में से जो बच्चे हैं वो जाना नहीं चाह रहे स्कूल। इस पे मैं स्पेशली नॉट विलिंग टू कंटिन्यू का मतलब डेफिनेटली ये है कि समहाउ उनको स्कूल में वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, उनको वो एजुकेशन नहीं मिली। वी फेल्ड टू मोटिवेट देम फॉर द एजुकेशन, राइट? और बाकी तो प्रॉब्लम्स सारे फाइनेंस रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड हैं, हैड टू हेल्प विद वर्क हो गया, एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, दिस इज समथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, विद आवर हमारी जो सिचुएशन है, लेकिन दिस इज द फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ पे बस ये नंबर बहुत ही एस्टॉनिशिंग है और बहुत ही वरिंग है। ये नंबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, आई होप कोई इसको जब इन नंबर्स को देखे, और द वन हु एक्चुअली क्रिएटेड दिस रिपोर्ट एज उन्होंने दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब। आई डोंट नो इसको गवर्नमेंट लेवल पे कितने लोगों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा या नहीं, वरना आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। और प्लीज आप इसको शेयर भी करिएगा अपने अपने रीडर्स से। आई विल शेयर इट विद यू। सो यस, दिस इज हाउ इट इज जाहिद भाई। आई रियली होप हमारे गवर्नमेंट, हमारे इंडस्ट्री, हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसको बेहतर करें। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वो है कि हमारे जो वन ऑफ द चैलेंजेस वो है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च है, हमारे यहाँ जो PhD डिग्रीज दी जा रही हैं आजकल, तो बांटी जा रही हैं, उनका मयार बहुत बुरा है। एक एक PhD का मतलब ये है कि एक बंदा जो रिसर्च कंप्लीट कर चुका है, वो उसको बड़ा फंडामेंटल अबूर होना चाहिए कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। हमें अपनी एजुकेशन को अगर लिफ्ट करना है और हमारे रिसर्चर्स को, हमारे साइंटिस्ट को दुनिया में अगर यूटिलाइज करना है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें रिसर्च का मेयार बहुत ही नाकाफी है। दिस इज वन ऑफ ऑल्सो प्राइमरी रीजन कि ये रिफ्लेक्ट करेगी इंडस्ट्री पे, ये रिफ्लेक्ट करेगी आने वाले बच्चों पे जो सीखेंगे और सारा कुछ। राइट। अभी साहब यूं तो जाहिर है हमारा तयशुदा वक्त 45 मिनट था, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त और है और मैं चाहूं कि आपसे थोड़ा वक्त हम और बोरो कर लें, तो इज पॉसिबल कि हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकें? मेरी 10 मिनट्स बाद नेक्स्ट मीटिंग है, और इसलिए हम यकीनन 5 और मिनट, मैं तो इस पे आवर्स बात करना चाहूंगा जाहिद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मेरा जो अकॉर्डिंग टू माय कैलेंडर आई हैव 13:10 पे मेरी नेक्स्ट मीटिंग है, यानी कि अब से 10 मिनट बाद। सो श्योर, सो उससे पहले इसका हमें मतलब हम तकरीबन 5 से 6 मिनट और बात कर सकते हैं। चले, मैं इससे बिल्कुल फायदा उठाना चाहूंगा। अच्छा देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, इसमें गवर्नमेंट जो है, देखें ठीक है, पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए वगैरह वगैरह। आपके ख्याल में क्या इस पे तो आप सिर्फ क्विक आंसर दे दें, और एक और क्वेश्चन कनेक्टिंग करूंगा उस पर आप डिटेल आंसर थोड़ा सा और दे दें कि क्या गवर्नमेंट, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट और इदारे हैं,
क्या उनकी एक तरह से नियत ही नहीं है काम करने की ये वाला, या वो इस हवाले से इनकैपेबल हैं और उनको टीम अच्छी चाहिए? इस पे क्विक आंसर चाहिए आपका। मेरा पर्सनल व्यू लेंगे तो कहीं नियत नज़र नहीं आती। ठीक है। प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हैं। हुँ, दैट्स माय क्विक आंसर। और बहुत कैपेबल लोग हैं हमारे मुल्क में, हर तरफ, हुँ, हर यूनिवर्सिटी में। और आई डोंट थिंक कि कैपेबिलिटी की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। सही। तो अब मैं ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है कि जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी की स्पेस में जो डेनमार्क, स्वीडन, फ़िनलैंड या और दुनिया में जिनकी एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी समझी जाती है या वाक़ई है भी, उनसे पाकिस्तान क्या सीख सकता है? आई थिंक एक चीज़ जो मुझे बड़ी हैरत में डालती है कि जब मैं विज़िट करता हूँ अपनी जो जो यूनिवर्सिटीज़ है और जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एटलीस्ट टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं। मैं एक किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ जो 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 बेसिकली हैं जो जो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोड इतना ज़्यादा है कि वो जस्टिस ही नहीं कर पाते अपने टॉपिक के साथ। सो आपका आई नो कि आपका क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड है कि हम क्या सीखें पॉलिसी से, लेकिन आई बिलीव इट्स ऑल कनेक्टेड। अगर हम यहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर जो या हम ट्रेन कर पाते हैं यहाँ का स्टूडेंट इतना कि वो अभी अपनी डिग्री खत्म नहीं होती, तो बड़ी हाई सैलरीज़ पे उनको हायर कर लिया जाता है इंडस्ट्री में और वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जो ही अपनी डिग्री से फारिग होते हैं, दे आर रेडी टू लीड द वर्ल्ड। जबकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि एक नॉर्मल बच्चा जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज़ या मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज़ खत्म किया है और उसके बाद वो बैठ के कहीं जाके सोच रहा होता है कि मैंने अब प्रोग्रामिंग कहाँ से सीखनी है या मैंने कोई भी फंडामेंटल नॉलेज कहाँ से लेना है। तो उस चीज़ को मतलब ये है कि हम अपने स्टूडेंट को प्रॉपर ट्रेन नहीं कर रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ पढ़ना, उनका सिलेबस पढ़ना, वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये सिंपल है, ये कोई भी देख के फॉलो कर सकता है। लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, इंसेंटिव देना इनफ अपने टीचर्स को कि उनके पास टाइम हो फोकस करने का अपने टॉपिक को प्रॉपर जो टीच करना है, ना सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते रहें। इसके लिए पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑर्गनाइज़ेशंस जो आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें बदलना पड़ेगा। आपका इंसेंटिव मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि हम जब जो हम टीचिंग आवर्स हैं, जो हम कर रहे हैं, वो उनको कैलकुलेट बड़े डिफरेंट तरीके से किया जाता है। यानी कि अगर मैं 1 आवर जो स्टूडेंट्स के सामने मैं खड़ा होके 45 मिनट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको काउंट किया जाएगा अराउंड 6 आवर ऑफ वर्क, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने में मेरे इतने आवर लगे हैं। ऐसा कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट्स को अपने अंदर जो जो एक्चुअल अ, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको बदलना पड़ेगा। इंसेंटिव मॉडल को बदलना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अब पाकिस्तान में मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा अ, रुझान हो गया है कि लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, गेस्ट को बुला रहे हैं और काफ़ी ये चीज़ कल्चर शुरू हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ टोन डाउन करनी चाहिए पाकिस्तान में, जो यूनिवर्सिटीज़ विज़िट में मैंने देखा है, वो ये है कि ओवरहेड बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा-सा एक इवेंट है, जो कि एक वर्कशॉप है, जिसमें किसी रिसर्चर को बुलाया गया है, तो उसके अराउंड इस कदर नॉइज़ होगा उसकी प्रिपरेशन में, उसके एम्बियंस में, कि एक्चुअल टॉपिक जो कोर कंटेंट है, उसको कोई तवज्जो ही नहीं दी जाएगी। सो आई होप ये वीआईपी कल्चर और इस काइंड ऑफ चीज़ें जो है, ये इंस्टीट्यूट से दूर रहें और रादर इंस्टीट्यूट फोकस करें कोर कंटेंट पे, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। सो अ, आबिद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा शुक्रिया नहीं अदा करूँगा, चूँकि मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज का पॉडकास्ट जॉइन किया और ये बहुत इनसाइटफुल था, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये वाक़ई था। थैंक यू। और मेरे ख़्याल में हमारे इस पॉडकास्ट को जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कुछ एजुकेटर्स सुनेंगे, बिज़नेस कम्युनिटी से लोग सुनेंगे, टेक इंडस्ट्री के लोग सुनेंगे, तो हमने काफ़ी डायमेंशंस को कवर किया है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को कवर किया है। तो वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। होप कि दोबारा फिर से आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा, जब हमारे पास इससे थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त होगा। थैंक आप यू ज़ाहिद आखिर भाई।
आप आखिर जी। में कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, कोई भी जनरल एडवाइस जो उनको इंस्पायर करे और मोटिवेट करे? क्योंकि आपको पता है हमारे शुक्रिया। यहाँ हमारे जैसे मुल्क में मायूसी बहुत ज़्यादा होती है। जी। शुक्रिया ज़ाहिद भाई। आई विश आई कुड टॉक ऑन दिस आवर्स। ऐसा दिल कर रहा है कि बहुत लंबी डिस्कशन की जाए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमें यहीं पे कट शॉर्ट करना पड़ेगा। सो मैं सिंपल ये कहूँगा, हमारे जो यंग जो बच्चे हैं और जो हमारे इमर्जिंग हमारी जो यंग जनरेशन है, कि आपके पास इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने ऑनलाइन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स घर बैठ के कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हैं। आप अब कोई बाउंड नहीं है। आप अपना ऑनलाइन टाइम जो है, उसको प्रॉपर यूज़ करें। मैं स्ट्रांगली कहूँगा